बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स को स्टडी किया होगा। एक और चैप्टर्स के साथ जो कि फाइनेंस का ही है, रेशियो एनालिसिस, उस्मान लोधी हाजिर खिदमत है। आज का हमारा ये चैप्टर आप लोग पहले अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग में भी हम रेशियो एनालिसिस को डिस्कस करके आ चुके हैं और अब फाइनेंस में दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर्स डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर लैंडिंग, फॉर बोरोइंग। 3 किस्म की इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं: शेयर होल्डर्स, कंपनी मैनेजमेंट एंड लैंडर्स। ये सब लोग बिफोर दे आर टेकिंग डिसीजन दे यूज फाइनेंशियल एनालिसिस। अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और चैप्टर हमारा पहले की तरह स्लाइड पर ही बेस करेगा। ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि चैप्टर की तवालत ज्यादा होने की वजह से पहले पार्ट में हम रेशो के इंट्रोडक्शन और रेशो के टाइप्स और रेशो के एनालिसिस और उनके कुछ फार्मूलाज की बात करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में जो बाकिया रिमेनिंग पार्ट होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। लेक्चर आउटलाइन में मैंने डिस्क्राइब किया है फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, डेफिनेशन क्या है रेशियो एनालिसिस की, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रेशियो एनालिसिस के, वो कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो कि यूज करती हैं इस चैप्टर्स को, इन टूल्स को, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस को यूज एज अ टूल यूज करती हैं, और टाइप्स ऑफ रेशियो कंपैरिजन, रेशियो एनालिसिस की कितने कंपैरिजन्स हैं और रेशियो एनालिसिस के फार्मूलाज क्या हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बेसिकली बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? हमारे पास कंपनी की मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को जांचने के लिए बेसिकली 2 ही टूल्स और 2 ही आलात ऐसे हैं जिनको कॉमनली आपके माइंड में आ चुका होगा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। हर जगह पर ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाले टूल्स हैं। इन्हीं की बेस पे किसी भी कंपनी की वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग द फिगर्स therein a such way as the reveal of the financial strength and weakness of the business and the cause of which has contributed thereto। अब जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। और रेशियो एनालिसिस क्या है? बेसिकली बेटा ये एक रिलेशनशिप है मैथमेटिकली जो कि मुख्तलिफ फिगर्स को मेजर कर रहा होता है। रेशियो जो है, रेशियो एनालिसिस एक स्टिक यॉर्ड है जो कि एक पैमाइश का काम करती हैं बिटवीन फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल फिगर्स। फाइनेंशियल फिगर्स क्या हैं? जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर लें, ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स की बात कर लें, ईटीसी मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर सकते हैं हम कि उनके बारे में एक स्टिक यॉर्ड है, जिस एक पैमाइश का तरीका है, एक मेजरमेंट है, एक कंपैरिजन है मुख्तलिफ फाइनेंशियल फिगर्स के बारे में। डेफिनेशन क्या है रेशियो एनालिसिस की? अ रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ द रेशियोज इन सच अ मैनर सो दैट द मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। क्या हमने देखा कि रेशियो एनालिसिस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की बेस पर हम मैनेजमेंट जो है वो एक्शंस लेती है, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स हैं। रेशियोज
बेसिकली दो फिगर्स के बारे में है, दो फिगर्स की मेजरमेंट है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो अब कंपनी ए और कंपनी बी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ए और कंपनी बी की आप कंपैरिजन करेंगे और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है रेशियो एनालिसिस के? डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी। आप प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए, कंपनी के प्रॉफिट्स को डिटरमिन करने के लिए कि उसमें कितना राइज एंड फॉल्स आया, कितने परसेंटेज चेंज आया, इसको डिटरमिन करने के लिए आप रेशियो एनालिसिस के टूल्स को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज डिटरमिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कंपनी के जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी आप रेशियो एनालिसिस को यूटिलाइज करते हैं। बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस, आप कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस के टूल्स को यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है बेटा? आपने मुस्तकबिल के डिसीजंस, मुस्तकबिल के फैसले करने होते हैं, मुस्तकबिल की कैपिटल बजटिंग करनी होती है, मुस्तकबिल की फोरकास्टिंग करनी होती है, मुस्तकबिल की में आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेकर आने हैं उनकी प्लानिंग करनी होती है, तो उसके लिए आप फोरकास्टिंग के लिए भी रेशियो एनालिसिस को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड ऑब्जेक्टिव पे ही बेस कर रही है, नेक्स्ट स्लाइड भी, इसमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स। फाइनेंशियल फिगर्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर कंपनी जो है वो 2 सालों का कंपैरिजन कर रही है और दूसरे साल में कंपनी की जो सेल है वो डिक्लाइन का शिकार या हुई है या इंक्रीज हुई है, तो इसका कंपैरिजन कर रही है कि कहाँ पे हम राइज एंड फॉल हो रहे हैं कंपनी में, कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स के अंदर। ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में जांचने के लिए भी, जिसमें हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल वीकनेस की बात करते हैं, तो हम रेशियो एनालिसिस को यूटिलाइज करते हैं। और इंश्योर सूटेबल लिक्विडिटी, फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है, कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में भी इंश्योर करने के लिए आप रेशियो एनालिसिस को यूटिलाइज करते हैं। अब इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हैं जो कि बेस करती हैं? अब वो इंटरेस्टेड पार्टीज 3 किस्म की हैं, 4 किस्म की। सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी रकूम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग यूटिलाइज करते हैं, ये लोग यूज करते हैं रेशियो एनालिसिस को। और कंपनी की मैनेजमेंट बजाते खुद है, कंपनी की मैनेजमेंट वक्तन फवक्तन, टाइम टू टाइम रेशियो एनालिसिस को यूटिलाइज करते रहते हैं ताकि कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी की वीकनेस के बारे में जांचा जा सके। और थर्ड पोर्शन पे लैंडर्स हैं, कर्ज प्रोवाइड करने वाले, लोन देने वाले। अब लोन देने वालों में हर तरह के लैंडर्स आ जाएंगे, पब्लिक लैंडर्स भी आ जाएंगे और फाइनेंशियल लैंडर्स भी आ जाएंगे। यहाँ पर पब्लिक लैंडर से मुराद बेटा, पब्लिक लैंडर्स से मुराद है पब्लिक लोन प्रोवाइडर्स। जैसे हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, हम डिबेंचर्स की बात करते हैं, तो जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं ये भी पब्लिक लैंडर्स हैं, ये पब्लिक लोन्स हम इन्हें बोलते हैं। कंपनियां पब्लिक से ये लोन्स हासिल करती हैं। जबकि फाइनेंशियल लैंडर्स की हम जब बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन्स देती हैं। और इन्वेस्टर्स हैं फोर्थ पोर्शन पे। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करने चाह रहे होते हैं या इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, तो वो बिफोर देयर इन्वेस्टमेंट दे टेक डिसीजंस, और उस डिसीजंस मेकिंग के लिए वो टूल्स यूज करते हैं रेशियो एनालिसिस का। अब टाइप ऑफ रेशियो कंपैरिजंस हैं। रेशियो कंपैरिजंस की 3 अकसाम है बेटा, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है क्रॉस सेक्शनल एनालाइज, नेक्स्ट इज टाइम सीरीज एनालाइज, एंड थर्ड इज कंबाइंड एनालाइज।
क्रॉस सेक्शनल एनालाइज और टाइम सीरीज और कंबाइन को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एनालाइज की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालाइज में क्या होता है बेटा, मुख्तलिफ फर्म्स को जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो कि एक ही टाइप की होती हैं उनको एक ही वक्त में एनालाइज करना, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालाइज बोलते हैं। जैसे कि फिगर्स में दिखाया गया है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप थ्री है, या ए बी सी भी हम नाम दे सकते हैं इसको। कंपेयर्ड एट अ वन टाइम, हम इसको एक ही वक्त में जब कंपेयर करेंगे इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालाइज बोलते हैं। यानी कि अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात कर लें तो फूड इंडस्ट्री 1, 2 एंड 3, और इसको हम एक ही टाइम पे मेजर जब करेंगे, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालाइज बोलते हैं। टाइम सीरीज एनालाइज क्या है, नाम से जाहिर है टाइम पर बेस कर रहा है। इवैल्यूएटिंग द फर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द टाइम यूजिंग द फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को टाइम स्केल बेस पर मेजर करना टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट चार्ट में आपको शो किया गया है, एक कंपनी है, उसके मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो कि सेल्स के हवाले से हैं, और ये सेल्स फिगर्स 2000, 2001, 2 एंड 3, 4 एंड 5 के दिए हुए हैं आपको, और उनकी परसेंटेज के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो ये क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। किसी एक कंपनी की मुख्तलिफ सालों की जो परफॉर्मेंस है, मुख्तलिफ सालों के जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं, उसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेल्स के बारे में फिगर्स लिया है तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट इज कंबाइंड एनालिसिस। कंबाइंड एनालिसिस क्या है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है टाइम सीरीज और टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का ये कॉम्बिनेशन है बेटा, जिसमें हम ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंप्रीहेंसिव टूल्स है कंबाइन एनालिसिस। द मोस्ट इंफॉर्मेटिव अप्रोच टू रेशियो एनालिसिस इज कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। अ कंबाइंड व्यू make it possible to assess the trend in the behavior of the ratio in relation to trend for the industry। किसी भी इंडस्ट्री के आप टाइम सीरीज को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं और उसमें आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कंबाइन रेशियो एनालिसिस का फिगर यहाँ पर आपके सामने चार्ट डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर आपको लाइंस पर मैं 2000, 2006, 2007, 2008 एंड 2009 ये बेटा डिस्क्राइब कर रहा है टाइम सीरीज को, जबकि ये दो फिगर जो हैं तो किसी दो इंडस्ट्रीज के लिए गए हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड के हवाले से बात की गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड सीरीज एनालिसिस। अब कैटेगरीज ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस की कितनी टाइप्स हैं, इसको हम 5 कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड पर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, थर्ड पर है मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियो, फोर्थ पर है कैपिटल स्ट्रक्चर्स रेशियोज, और फिफ्थ पर है इन्वेस्टमेंट रेशियो। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशियो। ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स एबिलिटी टू मीट डे टू डे डेट्स एज दे फॉल ड्यू। It is not uncommon for the business which on paper is making a profit to experience severe liquidity problems, and there are 2 commonly used ratios which highlight such situations. Liquidity ratios में हम 2 रेशियो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, और बिजनेस की जो एबिलिटी है जो मीट डे टू डे डेट्स के हवाले से है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें 2 रेशियो सबसे ज़्यादा कॉमन है। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फार्मूला लिखा हुआ है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इसको डिफाइन किया गया है, द करंट रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी फाइनेंशियल फर्म की, फाइनेंशियल कंपनी की करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को डिस्क्राइब करना करंट रेशियो। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट शोज
current asset 90,000 and current liabilities 30,000, the current ratio is 3:1. 90,000 के आपके पास करंट एसेट्स हैं और 30,000 के करंट लायबिलिटीज़ हैं। ये वो करंट लायबिलिटीज़ हैं जो कि आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं लोन्स की शक्ल में। तो इनकी रेशो निकली बेटा 3:1, जो कि आपके लिए क्या है, एक हेल्दी है। दैट मीन्स दैट एवरी $1 ऑफ करंट लायबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज $3 करंट एसेट। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट जो है वो ज़्यादा हों और करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो कम हों, तो ये फर्म की फेवरेबिलिटी में बात जाएगी। और अगर किसी फर्म में करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं बनिस्बत करंट एसेट के, तो ये उसके नेगेटिव अपॉन होगा। कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को हम रेशो एनालिसिस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर भी। द रेशो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अब ये इसके फार्मूले को दोबारा टाइप किया है। सेकंड रेशो जो लिक्विडिटी रेशो की में आती है, एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो क्या है? द एसिड टेस्ट इग्नोर स्टॉक and conducts upon those assets which are immediately turned into cash. If the liquidity problem do occur, the containing the above expense. Acid test ratio में आप स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि आप करंट एसेट से स्टॉक को माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज पर, तो हम इसको एसिड टेस्ट रेशो का नाम देते हैं। आपके सामने फिगर पर शो किया गया है कि एक कंपनी जिसके सपोज 90,000 करंट एसेट्स हैं और 30,000 जो हैं वो आपके करंट लायबिलिटीज़ हैं। अगर 45,000 का स्टॉक हो तो 90,000 में से 45,000 यानी कि टोटल करंट एसेट से 45,000 के स्टॉक को माइनस करके 30,000 की करंट लायबिलिटीज़ पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो आ जाएगी। इसके फार्मूला है क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, कुछ भी कह सकते हैं आप। करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सेकंड टाइप है हम रेशो एनालिसिस की। हमने 5 कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया था अब हमने लिक्विडिटी रेशो को डिस्कस कर लिया है। लिक्विडिटी रेशो में बेसिकली दो रेशोज आती हैं, एक करंट रेशो और एक एसिड टेस्ट रेशो। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ऑन देयर ओन अमाउंट स्टार्टेड टू ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट डू नॉट कन्वे अ ग्रेट डील टू इंफॉर्मेटिव टू द यूजर ऑफ द सेट ऑफ द अकाउंट। देयर यूजफुलनेस मे बी ग्रेटली इनहेंस्ड बाय एक्सप्रेसिंग such percentage of sales, allowing the comparison of the previous years and other organizations operating with the same sectors. प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से रेशोज को डिस्कस करना प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को इसके फार्मूलाज की। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को, प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं कैपिटल रेशोज की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है ओवर सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ये वो फार्म मुनाफा होता है, रॉ प्रॉफिट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है, और ये जितना ज़्यादा होगा आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ये फार्मूला डिस्क्राइब किया है, फार्मूले के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। A significant decrease in the gross margin between accounting period might be due in the number of factors including and increasing the cost of raw material which has not been possible to pass into the customers in the forms of higher prices. जब भी आप बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने की, तो उसकी सर्टन रीजंस हो सकती हैं, जैसे आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है इंक्रीज हो गई है, एंड इंक्रीज इन कंपटीशन ऑफ मार्केट।
और मार्केट में जब कंपटीशन इंक्रीज हो जाए तब भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। अ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स विद द बिजनेस सेलिंग द हायर प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स विद द लोअर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये भी एक रीजन है ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने की। जबकि अगर इसके इन्वर्स देख लिया जाए तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो तो हमारा नेट इनकम भी ज्यादा होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेटा वो प्रॉफिट है जिस पर अभी इंटरेस्ट और टैक्स अप्लाई नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसी तरह आप नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मालूम कर सकते हैं। बस यहाँ पर जहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या इसे हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं जब हम मालूम करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशो। आपके सामने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट मार्जिन मालूम करेंगे तो आप नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जाम्पल दी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। द नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट as an percentage of total sales, thus if make it net profit 25,000 and sale is 25,000, 2,50,000, the net profit margin is 10%। ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने ली है नेट प्रॉफिट मार्जिन की, जबकि प्रीवियस में जो फार्मूला शो किया गया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का है। अब इसको मैंने फर्दर डिस्क्राइब किया है। अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन which is not accompanied by the similar change in the gross profit margin might indicate the organization need to improve control its expenses। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन के डिक्रीज होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाए, जो कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के डिक्रीज होने की मुख्तलिफ वजूहात पढ़ ली, जैसे कि मार्केट कंपटीशन है और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर आपकी कॉस्ट जो है आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या होंगे? वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इट माइट बी दैट वेजेस हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली necessarily due to level over time payment and grade in the number of staff employed। अगर आप अपना एम्प्लॉयड स्टाफ लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं और वेज रेट भी बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। द ऑप्टिमल ग्रॉस एंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो विल वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। व्हाट इज द पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू द ट्रेंड in its gross and net profit margin over the time and investigate the significant changes। अब ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रेशो चेंज होती जाती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है लेकिन नेट प्रॉफिट कम आ रहा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं जिसकी वजह से जो है वो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। जबकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो एवरेज ही ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया होता है जिसकी वजह से उनकी नेट इनकम जो है वो इन्हेंस कर जाती है। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न इन टोटल एसेट, रिटर्न इन टोटल एसेट से मुराद ये है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं उन पर आपने कितना रिटर्न हासिल किया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी आपने इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस नहीं किया, उसको डिवाइड करते हैं टोटल एसेट पर, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपके रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आ जाते हैं। इसी तरह टोटल एसेट रिप्रेजेंट द टोटल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऑनर इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट से मुराद आपके हर तरह के एसेट्स आ जाते हैं जिनमें आपके करंट एसेट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स भी हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी हैं।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हम जब बात करते हैं तो इसका फार्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे आएगा? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर और कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल एंड रिजर्व मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो चीजें हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल। इनके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइमरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो which state the profit as percentage of amount of capital employed। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल की रेशियो बेस पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसको मेजर करने के लिए हम मालूम करते हैं रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड जो है द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली एन ऑर्गेनाइजेशन यूज दोज रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन इट, कि आप एक कंपनी ने कितना एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है उनको यूटिलाइज कर रही है, इसलिए हम मालूम करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिसाइडिंग विच डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड टू यूज। अब ये क्या बात कर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनके एसेट्स हैं, उनको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेक अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 15,000 एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन 1 lakh, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हेल्दी 15%। कैसे मालूम किया? फार्मूला प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। इंडिकेट दैट रिसोर्सिंग बीइंग एफिशिएंटली यूज, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा एक्सेप्टेबल होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। द सेम प्रॉफिट फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 lakh and will result return on capital employed 3%, 15,000 divided by 5 lakh, which is less likely to acceptable for investors। अब हमने दो चीजों को डिस्क्राइब किया है एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू सेकेंडरी प्रॉफिटेबिलिटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे मालूम करना है? प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक पोर्शन आ गया, जबकि एसेट टर्नओवर, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो आंस आ जाएंगे। अब इन आंस को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बेटा। सबसे पहले आप मालूम करेंगे प्रॉफिट मार्जिन को। प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय सेल्स। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस ना किया हो, वो प्रॉफिट लेंगे, डिवाइड करेंगे सेल्स पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आ जाएगी। टोटल एसेट टर्नओवर निकालेंगे, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन दो आंस को जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपके पास। मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियोज की बात करते हैं। ये एक नेक्स्ट रेशियो है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो को, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस किया, इसी तरह मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियो। सेवरल रेशियो are used to indicate how efficiently organization is utilizing its assets. In general, the better its use to assets, the higher an organization rate of return, the most common of which are considered below। मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियो क्या है? कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना बेहतर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स को यूटिलाइज करती है। मैं मिसाल दूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स भी हैं। फिक्स एसेट को अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रहे तो उनका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। जबकि उसके मुकाबले में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एसेट्स तो उस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में कम है, लेकिन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स को बार बार इतना यूटिलाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिटर्न जो ऑफ एसेट जो है वो उनका इंक्रीज कर जाता है।
इसी के हवाले से मैनेजमेंट एफिशिएंसी रेशियोज के हवाले से जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिक्स एसेट टर्नओवर। फिक्स एसेट टर्नओवर का फार्मूला डिस्क्राइब किया गया है। फिक्स एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फिक्स एसेट है वो कितनी टाइम जो है वो टर्न आउट होते हैं, इसको हम फिक्स एसेट टर्नओवर बोलते हैं। Of a key importance, how efficiently an organization utilize its fixed asset. There is a little point to having the fixed asset which are constantly underutilized. The sales of fixed asset ratio indicate how much each $1 invested of fixed asset generate in sale. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फिक्स एसेट को यूटिलाइज करती है और एक बेयाबान बंजर ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लेती है और उसको प्रॉपर प्लान करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको वो सेल आउट करती है प्रॉपरली। जैसे कोई हाउस कॉलोनी बना देती है या कोई ऑफिस बिल्डिंग बना देती है जिसको वो रेंट आउट कर देती है, तो अब इस फिक्स एसेट से उनको रिटर्न स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट बोलते हैं। तो इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन है एनुअल सेल 2,50,000 एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स एसेट 1 lakh, द इट्स फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 251। इन अदर वर्ड्स, एवरी $1 invested in fixed asset, $2.50 of sale is generated। कि अगर आप फिक्स एसेट में $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी सेल्स में $2.5 की जनरेशन का सबब बन रहा है, कॉज बन रहा है। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। इन जनरल, द हायर द फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, द मोर एफिशिएंटली फिक्स एसेट आर लाइकली टू बी यूटिलाइज्ड। हाउएवर, द केयर मस्ट बी टेकन व्हेन इंटरप्रेटिंग द रेशियो सिंस मे बी डिस्टॉर्ट ट्रू। आप क्या है कि किसी भी फिक्स एसेट रेशो को जब आप डिस्क्राइब करते हैं उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से, अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट विल बी द शॉर्ट टर्म रिजल्ट ऑफ लोअर सेल फिक्स एसेट रेशो। ये आपके सामने एक रीजन आ गई। सेकेंड, अल्टरनेटिवली इफ लिटिल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट टेक प्लेस एंड फिक्स एसेट आर रिटन डाउन to low negative book value in the organization balance sheet। ये एक और रीजन आ गई कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट में फिक्स एसेट प्लेस कर दिया और उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो। इसके बाद है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से क्या मुराद है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक हाउ मच टाइम आर टर्न आउट। एवरेज स्टॉक हेल्थ से कैसे आएगा? आपके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के। ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, ये भी एवरेज आ जाएगा। और अगर आपको 12 महीने दिए हुए साल के और उनमें हर महीने का अलग से स्टॉक दिया हुआ है तो उन सब को जमा करके 12 महीनों पर डिवाइड कर दें तो वो भी एवरेज स्टॉक हेल्ड आ जाएगा। एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल और उनकी जो एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स है और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाती है। अब explanations as well as trying to an organization resources holding unnecessary highly level of stock expensive is termed to security cost. Also, the longer than organization hold its stock, the greater the risk of the goods will pressure to become the obsolete। अब होता क्या है कि स्टॉक को मैनेज करना भी एक डिफिकल्ट आर्ट है। अगर आप हद से ज्यादा स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये एक आपके लिए नेगेटिविटी का कंपनी के लिए सबब बनता है। वो कैसे कि फर्म में जब आप बहुत ज़्यादा स्टॉक होल्ड कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रेंट भी पे करना पड़ रहा होता है गोदाम का, आपको एक उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बंदोबस्त करना पड़ रहा होता है और कुछ ना कुछ जो स्टॉक होता है वो एब्सोल्यूट होता रहता है, वो कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाता है जिसकी वजह से वो आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ रही होती है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टॉक जो है इतना ही अपने पास रिटेन रखे जितना कि उसको ज़रूरत है या एमरजेंसी सप्लाई के लिए जो है। हद से ज़्यादा जो है वो स्टॉक को यूटिलाइज करना हम जो है वो एक फर्म के लिए जो है
वो ज़्यादा नेगेटिविटी का सबब बनता है। जैसे कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हम पढ़ कर आए थे कि कितना मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर नहीं है तो आप हमारे अकाउंटिंग के चैप्टर्स के हवाले से खान अकेडमी पर जाकर, खान लर्निंग अकेडमी पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। द स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्सपीरियंस इन अ डेज, हाउ लॉन्ग average a business hold stock for, the shorter its turnover period the better, since less money is tied to stock and the stock will be converted into cash more quickly, enabling an organization to realize the profit sooner rather than later। तो ये एक रीजंस हैं स्टॉक की जो है। फर्दर एग्जाम्पल आपके सामने पोस्ट की है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 lakh and the average amount of stock is 12,500 and the length of the period is 365 days जो लिए गए हैं, तो आपके सामने 9.125 days और 10 days राउंड अबाउट आपके सामने है कि 10 days का इनके पास स्टॉक जो है वो अवेल है। डेब्टर कलेक्शन पीरियड, the average length of the time the stock is held when depend upon the organization and sector which were upon, ये इसी से रिलेट कर रहा है, ये उसी की डिस्क्राइब किया गया था। डेब्टर कलेक्शन पीरियड की बात कर लेते हैं। डेब्टर कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेबिटर डिवाइड बाय एनुअल क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। डेब्टर से मुराद क्या है? टोटल आपके डेब्ट्स हैं। द डेब्टर कलेक्शन पीरियड indicate the average number of days between the credit sales taking place of an organization receiving cash payment from the customers. The shorter of the collection period better, and since liquidity the more improve its risk and bad debts will reduce। अब क्या है, इसको हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड। डेब्टर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये होता क्या है कि आप कितना जल्दी अपनी जो आपने जो कर्ज दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, लोन आपने क्रेडिट टर्म की बेस पे आपने सेल्स की हुई है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्रेडिट सेल्स आपकी जो है वो कितना जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरी टाइम जो है वो क्रेडिट का वो ज़्यादा फास्टर है बनिस्बत दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अगर आपका रिकवरी टाइम एवरेज कलेक्शन पीरियड का वो कम है और वो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके लिए ये नेगेटिविटी, कंपनी के लिए नेगेटिविटी का है। सपोज दैट मैं आगे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एनुअल क्रेडिट सेल आपकी 7,50,000 की है और एवरेज लेवल ऑफ ट्रेड डेब्टर्स जो है वो 50,000 के हैं, तो एवरेज क्रेडिट पीरियड इज टेकन टू 50,000 डिवाइड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, तो 24.3 डेज और 25 डेज। तो ये जितना कम होता जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ये नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन इसी की गई है। द गुड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इंश्योर दैट एवरेज कलेक्शन पीरियड में लो पॉसिबल, कि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो जितना कम होगा कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड तवालत अख्तियार किया गया है, वो ज़्यादा लॉन्ग रन बेसिस पे चला गया है, जैसे एक कंपनी 20 दिन में अपना कलेक्शन पीरियड कर लेती है और एक कंपनी 10 दिन में करती है, तो 10 दिन वाली कंपनी जो है जो 10 दिन में अपना कलेक्शन पीरियड कर रही है वो ज़्यादा बेहतर है। क्रेडिट टर्नओवर पीरियड, जिसको हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं, अनदर यूजफुल रेशियो टू क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड विच शोज एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट बिजनेस टेक पे सप्लायर्स ऑफ गुड्स परचेज टू क्रेडिट। फर्म्स भी क्रेडिट परचेज करती हैं, तो वो जो फर्म्स क्रेडिट परचेज करती हैं वो जितने नंबर ऑफ डेज में रिटर्न करती हैं उसको हम क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड का नाम देते हैं। इसको हम क्रेडिटर पीरियड भी बोलते हैं और एवरेज पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइड बाय एनुअल क्रेडिटर परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। अब ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी नेक्स्ट टाइम आपको मार्केट से दोबारा क्रेडिट मिलने की तवक्का होगी। फॉर एग्जांपल एनुअल क्रेडिट परचेज अमाउंट 3,50,000 एंड एवरेज अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स 25,000 एंड एवरेज टाइम टेकन
ऑफ क्रेडिटर इज 25,000 आपका क्रेडिट था, आपकी जो है 3,50,000 आपको दिए हुए हैं एनुअल क्रेडिट परचेज के जो हैं, और 365 एक साल में दिन है, तो आपके पास 26.7 डेज या 27 डेज आ गए कि 27 डेज के बाद आप अपनी क्रेडिट को रिटर्न कर देते हैं। अब ये टाइम पीरियड जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो फर्म्स हैं, नेक्स्ट आपके सप्लायर्स हैं, वो आपको आसानी के साथ आपको और ज़्यादा क्रेडिट देंगे। अगर आपका ये टाइम पीरियड इंक्रीज करता जाएगा तो आपको क्रेडिट बॉर्विंग में आपके जो सप्लायर्स हैं, वो चाहे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हों या किसी भी हवाले से हों, तो वो आपको हेजिटेट करेंगे आपको लोन प्रोवाइड करने में, क्रेडिट प्रोवाइड करने में। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में डिस्क्राइब किया गया है कि आपका क्रेडिट पीरियड जो है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो है, वो जितना ज़्यादा कम होगा फर्म की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। इट मीन्स कि वो अपनी जो क्रेडिट है वो टाइम टू टाइम जो है वो रिटर्न कर देते हैं, और वो टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट रेशो जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज की बात की गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो 4th नंबर पर बेस कर रही है। इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड अदर लैंडर्स विल पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म फंडिंग अरेंजमेंट्स। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं और आपके जो लैंडर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म फंडिंग की बेस पर डिसीजंस लेते हैं कि किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी है, लॉन्ग टर्म फंडिंग कितनी है, लॉन्ग टर्म आपकी फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल बजटिंग कितनी है, और उसके हवाले से जो रेशोज हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो बोलते हैं हम उसको। ये आज का हमारा जो है चैप्टर था, यहीं तक था। इसको हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ये रेशो एनालिसिस का चैप्टर अभी हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो रेशो एनालिसिस का जो चैप्टर था और उसके जो फार्मूलाज थे वो समझ आ गए होंगे। फर्दर हमारा लेक्चर भी इसी पर ही बेस करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खान लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको वक्तन फवक्तन जो है वो आपको हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इस चैप्टर्स को डीपली स्टडी करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।